नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए 23 जुलाई को यानी कि मंगलवार को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी कि आज जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है देश का। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोपहर में ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको सदन के पटल पर रखा और एक तरीके से मोदी सरकार 3.0 के किस तरीके से आगे का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्या रोड मैप रहने वाला है, उसका भी जिक्र किया गया है। क्या कुछ हुआ है उसको लेकर, जो देश की आर्थिक स्थिति है वो कहां तक पहुंची है, इन तमाम चीजों का जिक्र है। तो बहुत ज्यादा समय आप सबका ना लेते हुए एक्सपर्ट्स के पास आपको लेकर चलेंगे और समझेंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो तस्वीर दिखाई गई है वो कितनी अच्छी है, कहां दिक्कतें नजर आ रही हैं और जो प्रोजेक्शंस हैं वो कितना तमाम चीजों को मजबूत करने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी मौजूद हैं इस वक्त, आकाश जिंदल साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत लंबा अनुभव है इनका, इस पूरे सेक्टर पर नजर रखते हैं। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, की पॉइंट्स और प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें? नहीं आदर्श, इसमें नेगेटिव पॉइंट तो कोई ऐसा नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो इस साल के लिए जो विकास दर है वो तकरीबन 6.5 से 7% तक जो है उसका अनुमान किया गया है। और दूसरा जो उन्होंने बोला जो एक अभी चिंता का कारण है इन्फ्लेशन, तो उस पे भी ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 4.5% के आसपास वो भी नीचे आ जाएगा। हालांकि फूड इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो खाने पीने की जो वस्तुएं वो एक चिंता की बात है। और इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है कि जो अब आगे भविष्य में अगर हम जो अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं उसमें हमें अपने जो आंतरिक रिसोर्सेज है या डोमेस्टिक उस पे ज्यादा निर्भर होना होगा, ना कि जो हम बाहर से किसी तरह का जो है बड़ा निवेश या जो आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन या रशिया का जो अभी युद्ध चल रहा है या हमास इजराइल चल रहा है, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स। और अब आप देखेंगे आदर्श की दुनिया में अभी डिसएग्रीमेंट्स बहुत हैं। तो अगर ट्रेड इशू हो या इन्वेस्टमेंट को लेके हो या क्लाइमेट का इशू है, तो दुनिया में अभी एक उस पर आम सहमति बनाना मुश्किल है। तो ऐसे में उन्होंने एक 6-7 पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस किया। उन्होंने कहा है कि हमको ये देखना होगा कि हमारे कैसे हम चाइना के साथ, मतलब एक कॉन्यूंड्रम या जो भी कहें उसको आप ये कहें कि चाइना के साथ कैसे साथ चलते हुए हम अपना फायदा देखते हुए अपना विकास करें, अपना फायदा उनसे लें अपनी। तो ये 6-7 मोटे तौर पे बिंदु हैं। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर, जैसे कि शेयर बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, उसी तरह से जो निवेश चाहिए होगा हमारे जो प्राइवेट सेक्टर को, उसके लिए बॉन्ड मार्केट मजबूत की जाए। तो इस तरह के 6-7 पॉइंट्स हैं जिन पर उन्होंने फोकस किया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉपुलेशन की जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके, और हेल्थ पे फोकस है, और गरीबी, मतलब जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कैसे पाटा जाए। तो मोटे तौर पे आदर्श ये दिखता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन हाँ भविष्य में जो अगर हम जिस तरह के जैसे भी चीजें उत्पन्न होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके हिसाब से कितना आगे मतलब किस तरह की चीजें होंगी, तो वो जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी उस हिसाब से हमको रिएक्ट करना होगा। ठीक है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आकाश जिंदल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए एक तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आकाश जिंदल साहब से बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है हमारा, करीब 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत शुरुआत से लगातार जब भी इस तरह का कोई मौका होता था हम जरूर इनके पास जाते थे जानने समझने के लिए। और आज अच्छी बात यह है कि आकाश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। सर बड़ा है मैं समझना, जो बात सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे हैं उसमें 2-3 पॉइंट्स उन्होंने जो अलग से बताए, और जो खुद सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है। तो ये भी समझाइए, और ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे को किस तरीके से देख रहे हैं, इससे क्या टेक निकल रहा है? प्रिय दर्शकों, आज मेरा 15वां शो है और आज 15वें शो में मुझे बड़ी खुशी मिली है कि एक पुराने मित्र के साथ, जिनके साथ हर घंटे हर आधे घंटे का एसोसिएशन था, उनके साथ 10 साल आई थिंक के गैप के बाद शो कर रहा हूं। तो मेरे लिए एक जो है ये गिफ्ट है, जो है 15 साल के एसोसिएशन बाद का। अब आए हैं इशू पे। देखिए जहां तक ग्लोबल चुनौतियों की बात है, ग्लोबल जो है सिनेरियो में स्लो डाउन रहा है, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, तब भी हिंदुस्तान ने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ एग्जिबिट की है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमीज जो हमसे बड़ी हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
चारों की जीडीपी ग्रोथ हमसे कहीं ज्यादा कम है। अब इसका कुछ हमें नुकसान भी हुआ है, जिसका इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र भी किया गया है, क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, सारी कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जब दुनिया में इस तरह का स्लो डाउन आता है तो हिंदुस्तान पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। अब दुनिया भर के करेंसी फ्लक्चुएशन और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट यहाँ पे आया, हमारे इंटरेस्ट रेट भी हाई चल रहे हैं। डॉलर के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई उन्होंने हमें इम्पैक्ट किया। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास इशू के साइड इफेक्ट्स का हमें भी जो है भुगतान करना पड़ा। हमारे आईटी बीपीओ की सेल्स कम हुई, कई इश्यूज आए, बट उसके बावजूद हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहा है। और इसमें इस चीज का क्वेश्चन भी है कि अगर आगे भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई एस्केलेशन होती है, बात सिंपल सी है, कल को रशिया यूक्रेन वॉर जो है बढ़ती है, या जो है इजराइल हमास इशू बढ़ता है, या कोई और जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन होती है, तो उसका हिंदुस्तान पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। इन्फ्लेशन की बात हो, जीडीपी ग्रोथ हो, स्टैंड अलोन क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। और दूसरी चीजें, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे दर्शकों को बता दूं, इकोनॉमी का लेखा जोखा है। वो बताता है कि इकोनॉमी आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, पिछले साल हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, अगले साल से क्या उम्मीदें हैं। अब दर्शकों, इकोनॉमिक सर्वे से हमारे लिए क्या जो है टेक अवेज आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हिंट देता है हमें कि बजट में क्या क्या कुछ मिलने की संभावना है। दर्शकों को एक चीज खुशी होगी ये जान के कि इस बजट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि आपको देसी भाषा में कहूं, लड्डू पेड़े रेवड़ियां पहले से ज्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि हम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे है। उसके अलावा आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा डिविडेंड सरकार को मिला है। टैक्स कलेक्शन की बात करें, अब मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है। अप्रैल 2024 का डेटा दे दूं, 2.1 लाख का वॉपिंग हमने जीएसटी कलेक्शन किया है ग्रॉस। तो इसका मतलब क्या है, देसी भाषा में कहूं, सरकार के हाथ खुले हुए हैं, सरकार जो है कई चीजें बांट सकती है। तो इसके बेसिस पे मेरे कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहला तो ये है, पर्सनल इनकम टैक्स में जिसकी दर्शकों को इंतजार होगी, 1.5 लाख तक स्टैंड अलोन एग्जम्पशन लिमिट बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 25 से 30,000 बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एडिशनल 50,000 की एग्जम्पशन मिल सकती है। उसके अलावा मेरा ये मानना है, देखिए हमने देखा जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन ने 2 इश्यूज उठाए थे। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इश्यू था इन्फ्लेशन। अब जनरल इलेक्शन उतने अच्छे नहीं रहे हैं रूलिंग पार्टी के लिए, हम सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों पे फोकस होने की उम्मीद है। और एक बहुत बड़ा तोहफा कल देश की गृहिणी, कल देश के आम आदमी और किसान को मिलने की संभावना है, जो मेरे हिसाब से है डीजल प्राइसेस में रिडक्शन। मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि 5 रुपए तक एक्सपेक्टेशन है डीजल की प्राइसेस कम होना। उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल एक्साइज और एक वैट। तो सेंट्रल एक्साइज जो सेंटर के हाथ में होता है, वहां 5 रुपए की कटौती की उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार के पास आज की तारीख में स्कोप है इस साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो मेरे हिसाब से डीजल प्राइसेस की कमी का तोहफा जो है कल देश को मिल सकता है, और उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इकोनॉमी पड़ेगा, क्योंकि डीजल प्राइसेस जैसे ही कम होंगी तो खाने पीने का सारा सामान सस्ता होगा, डीजल पे ट्रेवल करता है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों के लिए वो तोहफा हो सकता है, क्योंकि किसान की लागत जो है इनपुट कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए डीजल बहुत बहुत वाइटल है। उसके अलावा हाउसिंग लोन पे कंसेशन आने की उम्मीद है, 80C प्रिंसिपल पे, 24B इंटरेस्ट पे, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस पे 15,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं इलाज महंगे होते जा रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक का खर्चा आ रहा है, तो वो महंगे होते जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के थ्रू आने की संभावना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। उसके थ्रू बहुत से इंजीनियर्स, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मजदूर, मिस्त्री, बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा एलोकेशन आने की संभावना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये बजट रिलीफ और ग्रोथ दोनों देने वाला होगा। और साथ ही साथ एक और एलोकेशन 10 सेकंड और लूंगा, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नेटवर्क पे आने की संभावना है, क्योंकि अब जो है हमने बहुत सह लिया, देख लिया, ग्लोबल सर्कमस्टांसेस की वजह से क्रूड ऑयल कभी भी वॉलेटाइल हो जाता है, डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है, और खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम आदमी को, आदर्श जी, मुझे और आपको। पेट्रोल हमारा महंगा हो जाता है। तो अब ईवीज पे ज्यादा फोकस आने की संभावना है। ईवीज के चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क, उसमें काफी एलोकेशन आने की संभावना है, जिससे क्या है, एक तो हमारी सेहत बचेगी, पेट्रोल डीजल के पॉल्यूशन से बचेंगे, दूसरा ग्लोबल वॉलेटिलिटी से मुक्ति होगी, तीसरा फॉरेक्स हमारा जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है वो और बढ़ जाएगा।
तो आई थिंक काफी पावर पैक बजट जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं मोदी 3.0 का। जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके की फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके की सरकार, क्रिकेटिंग की लैंग्वेज में कहूंगा, बैटिंग पिच पे है आज की तारीख में। आज जो है हमारी सरकार बैटिंग पिच पे है, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन टुमारोज बजट। दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। नहीं, उम्मीद यही कर रहे हैं हम सब भी कि ऐसे ही होना चाहिए। आशुतोष जी को भी मैं चर्चा में ले आता हूं। लगातार आशुतोष जी भी नजर बनाकर रखते हैं और क्या कुछ है और बहुत अच्छे से दर्शकों तक उन चीजों को पहुंचाते हुए रहे। आशुतोष जी, अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन आप लोगों से बात करके, तमाम और जानकारों से बात करके जो मेरे समझ में आया कि प्राइवेट सेक्टर पर इस पे बड़ा जोर दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। उसका टेक किस तरीके से निकालें, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वे में इसको सोचा जा रहा है और दूसरे सेक्टर्स को, ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जब हम जॉब्स की बात करते हैं या तमाम चीजों की बात करते हैं, वो थोड़ा सा और इनहैंस होंगी, चीजें अलग वर्टिकल में लेकर जाएंगी। वो है या और कुछ भी है, किसी और तरीके से भी देखें इसको? नमस्कार आकाश जी और हमारे जो साथी अन्य हैं, आकाश जिंदल जी और सिद्धार्थ सिंह जी ने भी इन बातों को रखा है, बहुत बखूबी तरीके से रखा। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं जो ये अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इंटरिम बजट दिया था फरवरी जो अभी पहले, उसके बाद ये बजट, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर था और खासकर इलेक्शन ईयर के बावजूद भी जिस प्रकार ने सरकार ने बड़े एक फिस्कल डिसिप्लिन के साथ बजट दिया था, उसमें किसी भी तरीके का ऐसा उन्होंने नहीं बनाया था कि चुनावी बजट था। मुझे लगता है कि हर सरकार इस तरह के बजट को आगे पहले बनाती थी, लेकिन सरकार ने अभी जो आज की डेट में जो सरकार ने, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एक मिली जुली सरकार को चला रहे हैं। पहली बार एनडीए में एक तरह से बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार और एक मिली जुली सरकार जब आप चलाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सरकार को ध्यान में देना पड़ेगा और सरकार उस पर काम कर रही है। एक सबसे बड़ी जो चीज बताना चाहता हूं कि लगभग इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगभग 11% बढ़ा रहे हैं इस बार कोशिश यही रहेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सरकार कर रही थी उसको कंटिन्यू करती रहेगी। जो 2-3 मुद्दे हैं, एक हेल्थ का इश्यू और एजुकेशन, जो आम जनता की जो जरूरत है, उस पे मुझे लगता है सरकार को थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। और जहां तक अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, क्योंकि गरीब, एक जो अमीर है और या गरीब है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ बजट में हमेशा रहेगा। मिडिल क्लास जो रहता है वो अपने आप को इस तरीके से देखता है कि हमारे लिए क्या है, और मिडिल क्लास आज की डेट में आप देखिए एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप अपर क्लास को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% होंगे, और अगर आप कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात करेंगे, उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ज्यादातर लोग या तो अपर मिडिल क्लास में है या लोअर मिडिल क्लास में है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है, एक तो इनकम टैक्स स्लैब, मुझे लगता है इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस बढ़ने चाहिए। कई सारे और इश्यूज हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। सरकार से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। जी, आगे हम बात करेंगे, हमारे साथी और जब इस पे डिस्कशन करेंगे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस बात। तो ठीक कह रहे हैं आप आशुतोष जी, मैं आपको चर्चा में ला रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट मैंने पढ़ा, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, उसको और मजबूत करने की बात हो रही है। उसके अलग अलग आयामों में किस तरीके से और सरकार का सहयोग हो सकता है या मदद हो सकती है, उसकी बात हो रही है। लेकिन वहीं एक तरफ जब बात एमएसपी की होती है तो उस पर सब तरफ से चुप्पी हो जाती है। कहा जाता है कि जो चल रहा है वो ठीक है। अब लीगल गारंटी की बात होती है, इसको लेकर खूब राजनीति भी होती है। मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या एमएसपी से इसको जोड़ना होगा अगर हम कृषि क्षेत्र को वाकई उतना मजबूत करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? इसका कुछ दिख रहा है इसमें, इस इकोनॉमिक सर्वे में? एमएसपी वाले इशू को तो अभी देखिए, कोई भी अभी ये कहना बहुत बड़ा नहीं होगा अभी, क्योंकि एमएसपी वाले इशू को जो सरकार जिस तरीके से पहले काम कर रही थी उसी आधार पे काम करेगी। क्योंकि एमएसपी तय करना, अगर आप समझते हैं कि एमएसपी को अगर सरकार इतनी तेजी से अभी लागू कर सकती है और अन्य खाद्यान्नों पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आज की डेट में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे दाल, अरहर की दाल, पूरे अगर दलहन में देखेंगे जितनी भी पल्सेस है, उसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो अरहर की दाल के लिए रहती है ज्यादातर समय में। तो इसके ऊपर जरूर कुछ
अगर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कैसा कई सारे इश्यूज है। अब एमएसपी को लेके देखिए, कहीं भी आप अगर कोई कानून बनाते हैं तो एग्रीकल्चर तो हमेशा एक इश्यू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप ये दोधारी तलवार की तरह है। और हम जैसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस कम हो जाएगा। तो ये एक सारी तो ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। आप प्लीज सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि यही से चीज़ मैं समझना हमारे चाह रहा हूँ। सिद्धार्थ सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, जी जी या सिद्धार्थ आकाश जी जिंदल जी। आज आकाश जिंदल जी, इकोनॉमिक मैं आ रहा सर्वे हूँ, में आकाश और आपके पास भी आ रहा हूँ, आदर्श बताइए। आदर्श इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा फोकस है और उसमें 2-3-4 अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर को हमको जो है और जो है फोकस करने की ज़रूरत है। इसको इंश्योर करना है कि स्टोरेज और सप्लाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम और उनमें सुधार लाएँ, बेहतर करें। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, जो चावल और गेहूँ से हट के, जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि हमको तो उस पर भी एक फोकस है कि दाल है, जो जो और जो सीरियल्स हैं, इन तरह की चीज़ों पे भी हमको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तीसरी बात उसमें ये कही गई है कि अगर हमारा इन चीज़ों का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है तो हम एग्रीकल्चर कमोडिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक आप जो बात आप देखेंगे आदर्श, कि आज हमारे पास गेहूँ और चावल के रिकॉर्ड भंडार हैं। उसके बावजूद हम जो है प्राइसेज़ जो हैं, जो कीमतें हैं, वो अभी भी एलिवेटेड हैं या कीमतें ऊँचे स्तर पे हैं। तो कहीं न कहीं एक समन्वय, तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा फ़ोकस है। और एक और बात मैं कहूँगा, जो एक पैनलिस्ट ने अभी कही, मैं नहीं मानता कि इकोनॉमिक सर्वे कभी भी दर्पण होता है बजट का। इकोनॉमिक सर्वे, जैसा उन्होंने कहा, कि बिल्कुल ठीक है, लेखा-जोखा होता है, कुछ-कुछ एडवाइसेज़ होती हैं कि क्या आगे किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। उसमें एक बड़ी बात उन्होंने आज जो एक बड़ी बात कही, आप ये सुनते होंगे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इस सर्वे ने एक बात कही है कि बड़े रिफॉर्म्स की ना बात करके हम छोटे-छोटे जो नट बोल्ट्स हैं, उनको टाइट करें, उनको ठीक करें, तो उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो ये एक नई बात है। तीसरा, मुझे लगता है एक जो चुनौती बनी हुई है, आज जो हम 7% 8% जो विकास दर की बात कर रहे हैं आदर्श, वो सिर्फ़ सरकार द्वारा जो 10-11 लाख करोड़ जो सरकार अकेले कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिर्फ़ उसी से 3-4% ये जो विकास दर है, सिर्फ़ उसी की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होना था, वो शायद अभी भी जो है प्राइवेट सेक्टर जो है पुरजोर तरीके से अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो जी शायद सर्वे ने ये आशा ज़ाहिर की है कि अगर ठीक आगे है, चल के उनकी जैसे बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है, तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर भी अब इन्वेस्ट करे। ठीक है। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, आकाश जी। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ सरकार वो कर रही है। देखिए, सरकार की बात करें, बाकी इकोनॉमीज जो हमसे बड़ी हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, वहां भी सरकार है। वहां सरकार की हालत क्या है? सरकार यहाँ क्यों इन्वेस्ट करने की कैपेबल है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ टैक्स कलेक्शन दे रहा है, जो कि वॉपिंग है। जीएसटी कलेक्शन का भी मैंने आपको डेटा दिया, अप्रैल 2024 जो इस साल के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे 2.1 लाख करोड़ ग्रॉस है। अब आपको मैं ग्लोबल कंपैरिजन बताता हूं, जिससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सरकार यहाँ अरे सक्षम आकाश क्यों जी, है, वहां क्यों नहीं। आपकी सरकार अमेरिका ही की बात रेवेन्यू से करें, नहीं खर्च कर रही है, अमेरिका की आप बात फिस्कल करें, डेफिसिट चला रहे अमेरिका हैं। में हालात ये हैं कि आकाश आप जी, देखिए, ये उनको फैक्ट तो ठीक डेट की सीलिंग अपनी रेज करनी पड़ी, क्योंकि सरकार के पास उतने फंड्स नहीं थे। तो डेट सीलिंग का लॉ था, उस लॉ को अमेंड करके बोरोइंग करनी पड़ी। जर्मनी की बात करें, अभी सरकारों की बात होती है, जर्मनी में डेटा दे रहा हूं, 2023 में एक क्वार्टर में वहां की इकोनॉमी रिसेशन में गई है, वहां की इकोनॉमी ने नेगेटिव ग्रोथ दी है। यूएस, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसे रोल मॉडल इकोनॉमी मानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन है, बाइंग है। ग्लोबल फॉर्म में जब भी मैं बात करता हूं, इंडिया की स्ट्रेंथ कंजम्पशन और बाइंग मानी जाती है, तभी तो सरकार के पास फंड्स आ रहे हैं। सरकार के पास, अगर सरकार की ही जो है एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी चलती होती, तो चाइना जैसी इकोनॉमी क्यों ना चल पाती। आज चाइना की इकोनॉमी जो है, आप देखें, वहां हाउसिंग क्राइसिस है, वहां डेट क्राइसिस है, वहां पे डिफ्लेशन रही है 2 महीने, यानी डिमांड कमजोर हो गई है। कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर वहां आगे नहीं आ रहा है कंज्यूम करने को।
प्राइवेट सेक्टर वहां इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे, इस वजह से उनकी ये हालत है। आज आपके सामने ग्लोबल डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे भी ये बात करता है कि ग्लोबली हालात वो नहीं रहे हैं जो हिंदुस्तान में है। और मैं तो आपके सामने डेटा रखा है, आप आज हिंदुस्तान का कंपैरिजन हमसे बड़ी किसी भी इकोनॉमी से कर लीजिए तो मेरे हिसाब से क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंजम्पशन है, बाइंग है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ और आपको पूरा डेटा दूंगा। एक नई मोटर कार बिकती है तो उससे 16,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक बाइक बिकती है तो 8,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो बाइंग और कंजम्पशन है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग रख रही है, उसी से टैक्स कलेक्शन हो रही है। अब आप बताइए आदर्श जी, जीएसटी कलेक्शन किसी भी महीने आज तक 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन आई है क्या? इस बार अप्रैल में आई है, वो चीज हमारे सामने है। वो तो इसलिए एक बार मैं सिद्धार्थ जी को ले आता हूँ। आकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं काफी देर से। सिद्धार्थ जी, आकाश जी बार बार टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, अरे आप एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहीं से किसी भी तरह वो चैलेंज्ड है। एक मोटी बात हो रही है कि अभी तक ये जो कोविड के बाद से सरकार ने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किया और ये टैक्स कलेक्शन के बना पे नहीं है केवल इन्वेस्टमेंट। हम आज की डेट में हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा होता है, जो बजट में आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो समन्वय होता है या बैलेंस होता है, तो हम अभी माइनस में, हमारा वी आर नॉट अ रेवेन्यू नहीं तो फिजिकल डेफिसिट तो आज कहाँ नहीं है, फिजिकल डेफिसिट कहाँ नहीं है आज। और फिजिकल डेफिसिट इंडिया जैसी कंट्री के लिए 3% तक का तो प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसलिए जो है, नहीं मैं इसमें एक चीज आपको मैं ऐड कर दूं सिद्धार्थ जी, 3% तक का फिजिकल डेफिसिट तो इंडिया जैसी, अरे आप 140 नहीं प्लीज, देश है तो आप कंज्यूमिंग देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि तो कंजम्पशन और बाइंग हमारी स्ट्रेंथ है, कंजम्पशन और बाइंग हमारी स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ जो है दुनिया देख रही है, दुनिया उसको जो है, दुनिया उस स्ट्रेंथ को जो है मान रही है। तो वो जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज किए बिना अलग रह सकते हैं? वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेंथ। सो प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। वी हैव अचीव्ड अ जीडीपी ग्रोथ 8.2%. No other country of our size has achieved that level of growth. That's very apparent and clear in our records. इस साल जो तो this is clear. वो कहाँ से कर रही है? सिद्धार्थ जी, आप दोनों से गुजारिश, तो that is tax collection. Tax collection is there. आपको नहीं पता है। Every country does borrowing. मैं अच्छा ये चलो आप ये बता दीजिए, अमेरिका को क्या अपनी डेट सीलिंग इंक्रीज करनी पड़ी है कि नहीं? चलो आप ये बता दीजिए, अमेरिका को डेट सीलिंग क्या इंक्रीज करनी पड़ी है कि नहीं? ये बता दीजिए आप मुझे, ये बता दीजिए आप मुझे, इस चीज का जवाब दे दीजिए मुझे। अमेरिका हैड टू इंक्रीज इट्स डेट सीलिंग और नॉट? देखिए, आप अमेरिका को अपनी डेट के साथ बीच में रोक रहा हूँ। आकाश जी, सिद्धार्थ जी, एक मिनट सर, एक मिनट, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो दर्शकों तक भी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं जा रही है। एनालिसिस हमेशा कंपैरेटिव होता है, एनालिसिस कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, एनालिसिस हमेशा कंपैरेटिव होता है। तो एनालिसिस में दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन होगा ही होगा। जो आइसोलेशन में कभी भी जो है कोई एनालिसिस नहीं होता दुनिया में। इट हैज टू बी ऑलवेज कंपैरेटिव एंड रिलेटिव with other economies. You can't compare a country in isolation. पिछले 4 साल से इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम वेयर? ये बता दीजिए कहां से कर रही है? Every country does it from every country does. Every country borrows some amount. Every country uses the taxes amount. This is the general phenomena which every country does. So tax collection has been a part of that. How can you deny that? If you want, I can give you all the figures. How much has been our tax collection? If you want, I'll give you breakup of direct tax collection. I'll give you corporate tax, advance tax. All the numbers have been very good. आकाश जी, सिद्धार्थ जी, एक बार मैं आशुतोष जी को चर्चा में ले आता हूँ। बहुत देर से वो आप दोनों के बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी, एक बार आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अगर हम चर्चा करेंगे, देखिए पहले तो हम एक दूसरे के बीच में ना बोले, और मुझे लगता है कि अपनी बात को कह के सामने वाले की बात भी सुनना जरूरी है। अगर कोई बात कह रहा है, पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन की जहां तक बात है, तो आज हम अमेरिका के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहली बात, अमेरिका की पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम और भारत की पर कैपिटा इनकम, भारत की पर कैपिटा इनकम और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
आप सारी चीजों का कंपेयर करिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, खाली कलेक्शन के ऊपर की बात ना करें। हमारा मुद्दा खाली इस बात को लेके है कि किस प्रकार सरकार से लोगों की क्या आशाएं हैं, सरकार से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में क्या क्या चीजें सरकार को करना चाहिए। क्योंकि आप इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कल जब बजट आएगा तो हम जो बात प्रपोज कर रहे हैं उसमें कहीं तक हमें हमारी हमारी बातों में कुछ समरूपता रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहां तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम खाली आंकड़ों पे जाएंगे ना तो आंकड़ों में डिस्कशन नहीं हो सकता। खाली आंकड़ों से चीजों को नहीं आप एड्रेस कर सकते। सबसे बड़ी बात है समग्र रूप से हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी बनना है, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और कई कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन क्योंकि कंजम्पशन का एक पार्ट है, लेकिन हमें क्या सोचना है आदर्श किस जी, एक मिनट प्रकार के लिए से माफी हमारी चाहूंगा, मुझे एक दूसरा मिनट सर, चैनल सर ज्वाइन एक मिनट करना है सर, 5 बजे, तो एक मैं मिनट जी। माफी चाहूंगा। नहीं सिर्फ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मुझे 5 बजे एक दूसरा डिबेट ज्वाइन करना है, तो इसलिए माफी चाहूंगा। आप प्लीज कंटिन्यू अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच। आशुतोष ठीक जी है, आप प्लीज कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मुद्दा ये एक ही मुद्दा है कि सबसे पहले कि हमारी जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक सबसे बड़ी सोच थी कि हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल होनी चाहिए। उन्होंने एक पूरा इसका आंकड़ा दिया था और मुझे लगता है सरकार उसी कदम पे काम कर रही है। चाहे वो रेलवेज हो, आप देखिए एक सरकार की एक सोच ने, आप देखिए पूरी पूरी रेलवे सिस्टम को बदल दिया है। आप सोच सकते थे कि क्या रेलवे में क्या जैसे हमारे हवाई जहाज है उस तरह की फैसिलिटी मिलेगी? आज देखिए पिछले 10 साल के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। और इस सब के लिए आज लोग एक जो एक भी इस सवाल ट्रेन में मेरा है कि यात्रा देखिए करते, वंदे भारत फैसिलिटीज तो ट्रेन की ठीक है यात्रा जो भी कर आशुतोष रहे हैं, जी, एक एक छोटी सी बात मैं मेरी जोड़ना बात चाहता पूरी हो जानी, एक मिनट हूँ। मैं मैं बोलना आपकी बात चाहूंगा। नहीं जोड़ रहा हूँ सर, आपकी बात नहीं जी, जोड़ रहा हूँ, मेरे मन में ये अच्छा बार बार सवाल ठीक। आता है, फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हो गई लेकिन बर्थ नहीं मिल पा रही है सर। नहीं नहीं नहीं, आप ये सुनिए, मैं आपकी बात जो कहना चाह रहे हैं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको आज बता दूं, जिस प्रकार का काम अभी पिछले 10 सालों में सरकार ने किया है, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, 2-3 मुद्दे मैं जरूर बोलना चाहूंगा जो सरकार को इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तो हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन पे सरकार को एक प्लान बनाने की जरूरत है। देखिए एक्सपेंडिचर करके, क्योंकि देखिए प्राइमरी एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड अभी भारत में बहुत पुअर है। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारे लोग उसको मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं मानते। उसी तरह से हायर एजुकेशन को देखिए, अभी देखिए 2-3 मुद्दे जो अभी अभी आजकल वर्तमान में जो चल रहे हैं, जो मुझे लगता है सरकार को इसको सोचने की जरूरत है। जैसे नीट का एग्जाम हुआ आपका, नीट के एग्जाम में अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम की बात आती है। और आप ये देखिए कि अगर 24 लाख लोग नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसको अगर मल्टीप्लाई कर ले 10 व्यक्ति से, पर कोई भी एक स्टूडेंट के ऊपर लगभग परिवार के बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को कुछ ऐसी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर और ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत है। सरकार इस पे काम कर रही है, सेंट्रलाइज सिस्टम बना रही है जिसमें देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो या शिक्षा की सुविधाएं हो, उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जिससे सबको समान रूप से एक तरह की चीजों का उपयोग कर पाए। धन्यवाद। ये बात है, एक एक रिएक्शंस आप दोनों के मैं लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि देखिए तमाम चीजों की तो हमने चर्चा कर ली। सिद्धार्थ सर मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे एक चीज जानना है, क्योंकि देखिए एक तो ये लगभग तस्वीर हमने देख ली किस तरीके से था क्या था। उम्मीद क्या करें अब जब बजट का पिटारा खुलेगा आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बात उसकी होती है। चुनाव अभी अभी हुए, चुनाव बीत गए हैं। मुझे याद है वो पहला बजट जब अरुण जेटली साहब बजट पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ कड़वी दवाइयां हमें खानी पड़ेंगी, और मिडिल क्लास के लिए लगभग वही कड़वी दवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, इस बार मुझे लगता है आदर्श एक जो है, जैसा कि बार-बार बोला जा रहा है, राष्ट्रपति के जो अभिभाषण में भी बोला गया था कि ये विजन डॉक्यूमेंट होगा। 5 साल आगे सरकार किस तरह से काम करने वाली है, कैसे 2047 में हम जो है विकसित भारत होगा।
तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉड जो है आपको फ्रेमवर्क मिलेगा कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे, कैसे हम हेल्थ पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे। और एजुकेशन पे जैसे अभी आशुतोष जी बोल रहे थे, हमने अभी पीछे नई एजुकेशन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी अनाउंस किया है। और जहां तक आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जरूर आम आदमी को इस बजट में राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा आशा कर रहे हैं कि डीजल के दाम एकदम से 5 रुपए घट जाएंगे और बहुत बड़ी टैक्स की राहत आएगी, मुझे नहीं लगता। उससे ज्यादा जो जरूरत है और जिसकी बात हो रही है, सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देश के तरफ आए। जो चाइना से आज फैक्ट्रीज या कंपनीज बाहर निकलना चाह रही हैं, जो वियतनाम, कंबोडिया जा रही हैं, वो कैसे हिंदुस्तान आए और यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम अपने आप खुद ब खुद बढ़ेगी। तो मुझे लगता है उस तरह के दूरगामी कदम पे ज्यादा फोकस होगा मोदी सरकार का, ना कि शॉर्ट टर्म जो इनिशिएटिव्स के बजाय। उस पर ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आशुतोष सर। आपका एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्या उम्मीद करें अब आम आदमी के हिसाब से? मैं समझना चाह रहा हूँ, वही सवाल मेरा सिद्धार्थ सर से भी था, आम आदमी के हिसाब से क्या होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को अभी जो करंट महंगाई जो थोड़ी सी है, जिसपे लोगों का एक थोड़ा सा विषय है, बेशक इलेक्शन खत्म हो गए, बट अल्टीमेटली लोगों का हमेशा एक रहता है कि महंगाई पे थोड़ा सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में रिबेट होना चाहिए। तीसरा, एजुकेशन और खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन पे लोगों को हमेशा ये रहता है कि सरकार कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन, खासकर मेडिकल की जो पढ़ाइयां हैं, उस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता ही पड़ता है। आप ये देखिए, पूरी इकोनॉमी में हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सारे मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। और सरकार, क्योंकि एक स्टेबल सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, और आप देखिए कि हमारे जो सेंसेक्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है लगातार। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि आगे जिस प्रकार सरकार ने अभी काम किया है, मुझे तो लगता है सरकार एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने जा रही है और देश के हित में होगा और हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए होगा और भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं। जो तमाम बातें आप सब तमाम खास मेहमान कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ सर, आपका आशुतोष सर, आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इकोनॉमिक सर्वे से क्या तस्वीर निकल रही है दर्शकों को समझाने के लिए और बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या हो सकता है, लगभग एक खाका उसका खींचने के लिए। और उम्मीद करेंगे जो तुम्हारे हमाम एक्सपर्ट्स हैं जो उम्मीदें कर रहे हैं वो उम्मीदें भी पूरी हो, हमारी आपकी आम लोगों की उम्मीदें भी पूरी हो बजट में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। चुनाव अभी भी हुआ है, एंट्री बजट पहले आ गया था, पूर्ण बजट आएगा, क्या कुछ होगा खास अमरुजाला.com पर वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर जो तमाम बातें थी वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी था और इसलिए हम आपके साथ जुड़े थे।